लो बैक पेन पहले समझा जाता था कि ये हर किसी को होना चाहिए, होती है। तो ये क्या गलत हैबिट्स की वजह से होता है या इज इट बाय बर्थ? जिन लोग अपने कमर के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वेयर एंड टेयर के वजह से भी बैक पेन होती है। एंड में जब घर पहुंचते हैं इतने थके हुए होते हैं कि वो अपना या तो सो जाते हैं या थोड़ी बहुत बैठ के दोबारा टीवी देखते हैं और उनकी ज़िंदगी कब 20 साल से 40 साल बन जाता है, ये एक ब्लर में चली जाती है। आजकल जितने भी सर ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो इनको यूजुअली बैक पेन देखा जाता है कि होता है। इसमें कुछ अंदरूनी डिजीज़ या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपको मेडिसिन या मेडिकल स्पेशलिस्ट या स्पाइन स्पेशलिस्ट से एक परामर्श करने की ज़रूरत है। दिस ओवर यूज विथ टाइम बिकम्स अब्यूज़। जिस मसल की या जिस अंग की हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें हम रेगुलरली ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है। कॉमन रीजंस क्या हैं? हाय, मेरा नाम है चिन्मय और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात ओनली माय हेल्थ के साथ। आज हम जिस दर्द के बारे में बात करने वाले हैं ना, उससे हर कोई गुजरा है। ये दर्द हमारी डेली लाइफ, वर्क रूटीन और यहाँ तक कि स्लीप की भी बैंड बजा के रखता है। हम बात कर रहे हैं बैक और नेक पेन की। लॉन्ग सिटिंग आवर्स, खूब सारा काम, घंटों मोबाइल तक देखना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल ने हमारी स्पाइन की ना बैंड बजा के रख दी है। आइए आज इस पॉडकास्ट में लेट्स डिकोड द मिथ, वार्निंग साइंस और किस तरीके से हम अपनी स्पाइन का ध्यान रख सकते हैं। और इसके लिए आई हैव इनवाइटेड अ वेरी स्पेशल गेस्ट। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर काली दत्ता दास, जो कि एक रिनॉन्ड स्पाइन सर्जन हैं, जिनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और उन्होंने हजारों पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट किया है। आज वो हमें बताएंगे कब पेन को इग्नोर नहीं करना है, क्या वार्निंग साइंस हैं और किस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स को सुधार सकते हैं ताकि हमारी स्पाइन ठीक रहे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग आपको। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। एंड हमें ये मौका दिया है आपसे और दर्शकों के साथ कुछ बात करने के लिए और कुछ उनके प्रश्न को एलैबोरेट करने के लिए या उनको समझाने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। इट्स आवर प्लेजर। अगर आप हमारे व्यूवर्स को एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझाना चाहें कि ह्यूमन स्पाइन जो है वो जिसे कहा जाता है कर्व्ड एस शेप में होती है, वो क्या उसके पार्ट्स हैं और क्या उसका यूसेज है हमारी पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग में, सो दैट वुड बी ग्रेट। तो जिन लोगों को थोड़ी एनाटॉमी या स्ट्रक्चर की जानकारी है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी है वो एक लेजी एस के तरह है। आप अगर एस के देखते हैं तो सामने वाले मसल्स आगे खींचते हैं, पीछे वाले मसल्स उसको अडाप्ट करते हैं। वो हमारी गर्दन जैसा है। हमारी छाती जो है वो उल्टा एस की तरह है। तो जो हमारी आगे की खिंचाव गर्दन की है, छाती की मसल्स और छाती की जो गोलाई है वो काइफोसिस जो है वो उल्टा है गर्दन से। जो मसल्स पीछे खींचते हैं वो गर्दन की मसल्स को ऑपोजिट करके बैलेंस करते हैं। उस तरह से नीचे हमारी जो लंबार स्पाइन है, लंबार स्पाइन की भी गोलाई सर्वाइकल की तरह काइफोसिस ऑफ दी छाती या डॉर्सल स्पाइन के विपरीत है, जिसके वजह से वो उसको ये मसल्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे हमारी स्पाइन यूज़ और डिसयूज़ या मिसयूज़ के वजह से सर्वाइकल लॉर्डोसिस या लंबार लॉर्डोसिस सीधा हो जाता है, ये मसल्स जो बायोमैकेनिकली एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करते थे या नलीफाई करते थे वो अब नहीं कर पाते। दैट बिकम्स स्ट्रेन लीडिंग टू स्प्रेन लीडिंग टू पेन। ओके डॉक्टर, आजकल ना बैक पेन जो है ना वो सबसे कॉमन है, भले आप यंगस्टर्स की बात करें या आप एजेड लोगों की बात करें। सो हाउ डू वी नो कि ये एक मसल स्ट्रेन नहीं है और ये कुछ सीरियस है? तो पहले लेट्स अंडरस्टैंड, हम इसको समझते हैं कि लो बैक पेन पहले समझा जाता था कि ये हर किसी को होना चाहिए, होती है। कुछ लोग हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको लो बैक पेन होता है तो उसको मेहनत के साथ हम जोड़ते हैं। लेडीज़ जैसे जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं या उनका माहवारी बंद हो जाता है, इट इज़ अंडरस्टूड दैट ज़िंदगी भर वो वेजिटेरियन है, ज़्यादा काम किए हैं, बच्चा पैदा किए हैं, माहवारी के बाद बॉडी कमज़ोर हो गया, इनमें बैक पेन होता है। ये सब सोशली करेक्ट इश्यूज़ हैं, ये से होता है। जिन लोग अपने कमर के ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वेयर एंड टेयर के वजह से भी बैक पेन होती है। लेकिन जो बैक पेन बिना दवाई का बेहतर हो जाता है, ठीक हो जाता है, या जो बैक पेन बिना
रेस्ट या हॉस्पिटलाइजेशन लेके ठीक हो जाती है, वो बैक पेन हम लोग नॉर्मल एक्सर्शनल या वेयर एंड टेयर के हिसाब से मान के चलते हैं। लेकिन जो बैक पेन एक वजह से बढ़ता है या मेडिसिन रेस्ट से बेहतर नहीं होता है एंड समय के साथ कुछ नए नए चीज़ें उसमें जुड़ती जाती है, जैसे टांगों की झंझनाहट, हाथों की झंझनाहट, सुन्नपन, लेथार्जी, सुबह उठ के ना काम करने की इच्छा हो, ये सब चीज़ें मतलब ये नॉर्मल बैक पेन या स्पैज़म नहीं है। इसमें कुछ अंदरूनी डिजीज़ या फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपको मेडिसिन या मेडिकल स्पेशलिस्ट या स्पाइन स्पेशलिस्ट से एक परामर्श करने की ज़रूरत है। ओके, वेरी वेल सेड। आजकल जितने भी सर ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो इनको यूजुअली बैक पेन देखा जाता है कि होता है, तो कॉमन रीजंस क्या हैं? दैट्स अ वेरी पर्टेनिंग क्वेश्चन टू द यंग एज ग्रुप। अगर हम इनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देखते हैं, आप देखेंगे कि हम एक भाग दौड़ में चले हुए हैं, एक मशीन की तरह। तो एक मशीन जब चलता है उसको भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होता है, उसकी भी एक इंश्योरेंस होती है, उसकी भी एक ऑयलिंग होती है, जो हम अपनी ज़िंदगी में हमारी कमर की या स्पाइन की वो चीज़ नहीं करते हैं जब तक हमारी मशीन ब्रेक डाउन नहीं कर जाता है। फिर आप देखिए ये यंगर जनरेशन जो है वो घर से निकलते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मेट्रो में काम में आते हैं, बैठते हैं, पूरी दिन काम करते हैं। काम की प्रेशर में या तो बर्गर खा लेते हैं, 2 ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, स्टिमुलेटेड रहते हैं। एंड में जब घर पहुंचते हैं इतने थके हुए होते हैं कि वो अपना या तो सो जाते हैं या थोड़ी बहुत बैठ के दोबारा टीवी देखते हैं, और उनकी ज़िंदगी कब 20 साल से 40 साल बन जाता है ये एक ब्लर में चली जाती है। करेक्ट। सो द सेम यूज़ becomes overuse at the some point of time. This overuse with time becomes abuse. सो ये ओवरलैप को हम जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे आप ब्रेक लेते हैं, इमोशनल ब्रेक, हमें फिज़िकल ब्रेक भी लेनी चाहिए। जिस मांसपेशी का हम इस्तेमाल करते हैं उस मांसपेशी का देखभाल करनी चाहिए, उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए, उसको सुलझाना चाहिए, उसको पैम्पर करना चाहिए। सो दीज स्मॉल नुआंसेस हमको छोटी खबर मिलती है जो हम उसको नाअंदाज कर देते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, एंड देन आगे चल के ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के बैक पेन बन के आ जाती है। ओके, जैसा कि आपने कहा कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स घंटों बैठे रहते हैं, तो स्पाइन के लिए क्या कोई ऐसे डिफाइंड आवर्स हैं कि कितनी देर घंटे बैठने से या उससे ज़्यादा बैक पे लोड आ सकता है? इस क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से देखें। अगर मैं आपको पूछूं कि कितना खर्चा मैं कर सकता हूं, तो आप ज़रूर बताएं कि जितनी नेसेसिटी है और जितनी आपकी कैपेसिटी है। फाइनेंस लोग बोलते हैं कि 30% इनकम लोन नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। उससे जितना कम है आप फाइनेंशियली उतना स्टेबल हो। तो किसी की बैक का एक नियमित समय नहीं है कि मेरा बैक या इसके बैक इतने समय काम कर सकता है। अगर आपको पता है कि मेरी बैठने वाली काम है, आपको रेगुलरली ब्रेक लेके पोस्चर के बदलाव करने की ज़रूरत है। उस मांसपेशी की ताकत की इस्तेमाल करने की वजह उसका स्ट्रेंथ एंड टोन बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे लैपटॉप एंड कंप्यूटर पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी आईपैड और फ़ोन पे भी काम करते हैं, तो हमारी ये गर्दन और अपर बैक की इस्तेमाल ज़्यादा होता है। डेस्कटॉप पीपल ज़्यादा बैठ के काम करते हैं, इसीलिए हमारी कमर और निचले हिस्से की wear and tear होती है। So this regular breaks and exercises and understanding the danger points or warning signals has more significance than just taking supplements and medications. ट्रू। जैसा डॉक्टर आपने अभी बताया कि हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल बन चुका है या हम जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम बैठते हैं, बट कभी कभी इसी की वजह से बहुत सारी लाइफस्टाइल इश्यूज स्पेशली देखा गया है यंगर जनरेशन में कि उनकी बहुत टाइम, क्योंकि घंटों वो मोबाइल फ़ोन्स में होते हैं, उनकी सर्वाइकल स्पाइन जो है वो स्ट्रेटन हो चुकी है या उनकी पूरी स्पाइन में जो है वो हल्की सी स्ट्रेटनिंग आ चुकी है, लॉर्डोसिस ख़त्म हो चुका है। तो ये क्या गलत हैबिट्स की वजह से होता है या इज़ इट बाय बर्थ?
दो चीज़ें हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं या कुछ स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट होता है जो बाय बर्थ होती है, उसको हम नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन मांसपेशी की वीकनेस जो ओवरयूज़ की वजह से हो सकती है, डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, इसके वजह से स्पाइन की अलाइनमेंट बिगड़ सकती है। जस्ट उदाहरण स्वरूप, अगर आपकी एक टांग में दर्द है, आपकी चाल बिगड़ जाती है, लेकिन अगर वो चाल परमानेंटली कुछ दिनों के लिए बिगड़ जाती है, बॉडी की वो आदत बन जाती है, फिर बॉडी टांग की दर्द खत्म होने के बावजूद भी बॉडी अपना पुराना अलाइनमेंट में नहीं आता है। तो उसी तरह से जिन लोगों का काम इसी तरह से है कि वो ज़्यादा बैठते हैं या ज़्यादा सर झुका के काम करते हैं, तो जो हमारी सर को मेंटेन करने के लिए जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं। गर्दन की हड्डी सोचता है कि ये मेरा नॉर्मल पोजीशन है, तो वो उस नॉर्मल पोजीशन को उसमें रहने की उसकी आदत बन जाती है, और वो जो बदलाव हुआ नॉर्मल पोजीशन है वो एक्चुअली बॉडी के लिए अबनॉर्मल है, जिसके वजह से जो लचक होती है कमर की या गर्दन की वो बदल के स्ट्रेट हो जाती है। तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट होता है, वेट सबसे नीचे आती है, जिसके वजह से स्ट्रेटनिंग के वजह से नेक में पेन, जिसको हम नॉर्मली सर्वाइकल दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, या कमर की दर्द जिसको हम लंबर पेन या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, दैट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ, द न्यू चेंज फॉर द स्पाइन। ओके, तो क्या कोई इसके लिए पोस्चर करेक्शन चीज़ें हैं या ऐसे टिप्स हैं या कोई ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, विच दे कैन एक्चुअली डू इट, वो भले काम करते हुए या घर जाकर या वाइल वर्किंग, इफ़ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर पोस्चर, तो दैट वुड बी ग्रेट। यस, दैट्स अ वेरी यूजफुल टिप। जैसे हम पहले भी बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन द क्योर, तो उसी तरह से लाइक आई प्रीवियसली टोल्ड यू, जिस मसल की या जिस अंग की हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें हम रेगुलरली ब्रेक्स लेने की ज़रूरत है। जिन लोग ऑफिस में बैठते हैं या जिन लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन, थोड़ी बहुत कंधे को आगे पीछे करना, थोड़ी बहुत गर्दन को आगे पीछे करना। अगर आप बहुत जूनियर हैं, बॉस के सामने नहीं बैठे हैं, तो 2 मिनट के लिए खड़े होकर थोड़ी टहल लेना, या ज़ेरॉक्स मशीन के पास जाके या एक गिलास पानी के लिए जाके आ जाना, ये सब थोड़े थोड़े चेंजेस। सो लाइक इन फिजिक्स, इनर्शिया इज़ अनटिल एंड अनलेस यू एक्ट अपॉन। सो उसी तरह से अगर हम पोस्चर बदलाव करते हैं, हमारी जो वेट एक जगह में स्थगित होकर रहता है उसमें चेंज आती है, सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, एंड ऑब्वियसली द मसल्स एंड ऑल गेट रिऑर्गेनाइज्ड एंड यू गेट बैक टू योर नॉर्मल फिजिकल स्पाइनल शेप। सो ये छोटे छोटे चीज़ें पोस्चर की बदलाव की ज़रूरी है। फिर हमारा बॉडी भी बच्चे की तरह छोटे छोटे हमको इन्फॉर्मेशन देता है, दर्द की इन्फॉर्मेशन देता है, थकान की इन्फॉर्मेशन देता है, झंझनाहट की इन्फॉर्मेशन देता है, जो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद बॉडी भी सोचता है मेरी बात ये तो सुनता नहीं है, बोलना बेकार है, तो बॉडी वो वार्निंग सिग्नल से इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, जिसके वजह से जब वो दोबारा आता है आपको बिठा देता है। ट्रू। डॉक्टर, अभी आजकल ये बड़े प्रचलन में है कि आप ऑर्थोपेडिक गद्दे ले लीजिए, या आप कोई स्पाइन के लिए बहुत हार्ड, सेमी हार्ड, बहुत सॉफ्ट की ज़रूरत नहीं है, स्प्रिंग के गद्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं, और पहले के ज़माने में लोग ज़मीन पे सोते थे, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर हम ज़मीन पर सोएं वर्सेस इफ़ वी स्लीप ऑन अ ऑर्थोपेडिक गद्दा वर्सेस इफ़ वी स्लीप ऑन एनी मखमली आराम जो हमें 7 स्टार्स होटल्स में मिलता है, तो क्या इससे कोई स्पाइन पे इफ़ेक्ट पड़ता है सर? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। दिस इज अगेंस्ट द मार्केटिंग प्रिंसिपल्स। आप हॉस्टल से जब घर आते हैं, वही एक रोटी, एक दाल, एक चावल, एक चम्मच घी के साथ बहुत आराम से खाते हैं, और इतना मज़ा आता है कि जैसे आपको लगता है कि मैं खा ही नहीं इतने बढ़िया चीज़। क्यों? उसमें प्यार है और आप में भूख है। तो अगर आपकी कमर अच्छे कंडीशन में है, किसी भी गद्दे पे आपको नींद आ जाएगी। आपकी अगर मानसिक संतुलन बेहतर है, रात को पूरी नींद आएगी। अगर आप जितने भी हो, अगर आपकी कोई लोन, कर्जा, घर में दुर्घटना है, तो नींद नहीं आती है आपका, तो कमर भी उस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। बट यस, जो गद्दे की डेंसिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है या बैक के लिए बेस्ट मैट्रेस है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इफ़ योर बैक इज़ कंफर्टेबल,
जिसके वजह से आप जब सुबह सो के उठते हैं आपकी कमर में एक्सेसिवली स्टिफनेस या दर्द नहीं है, दैट मैट्रेस इज़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू। इसमें हम डेंसिटी मान के चलते हैं। जिन लोग ज़्यादा पतले हैं वो जब लेटते हैं उनकी हड्डी के ऊपर वज़न आती है, क्योंकि वज़न हड्डी लेता है, उसमें थोड़ी सॉफ्ट मैट्रेस बेटर होता है। जिन लोग थोड़े ज़्यादा मोटे होते हैं उनको उठने में दिक्कत होता है, जितने सॉफ्ट मैट्रेस होता है आप उतना धसे हुए होते हैं तो आपको उठने में दिक्कत होती है। तो उन लोगों में थोड़ी हाई डेंसिटी मैट्रेस बेहतर होती है। लेकिन सबसे बेस्ट है कि आप कोई मैट्रेस खरीदने के पहले उसमें आप 5-10 मिनट खुद लेटें। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है दैट मैट्रेस इज़ फॉर यू। ओके, आज आपने खूब सारी जो है आई थिंक हमारे मिथ्स हैं उनको डीबंक किया है कि हर एक की स्पाइन और उसकी रिक्वायरमेंट उनके बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिफरेंट है। सो दैट्स वेरी वेल सेड। सर आजकल यू नो एवरीबडी इज़ गोइंग टू द जिम। इधर या तो कह सकते हैं ये पीयर प्रेशर है या अपनी इमेज को लेके बहुत कॉन्शियस हो चुके हैं लोग। तो क्या जिम बहुत ज़्यादा जाने से या बहुत ज़्यादा जिमिंग करने से भी बैक पेन या सर्वाइकल पेन बढ़ जाती है? आप अगर देखेंगे 15-20 साल पहले जिम्स नहीं होते थे, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे होता था। हम लोग सब, आई विल ऑल्सो आइडेंटिफाई एज द मिडिल क्लास, हम लोग घर से चल के निकलते थे। माँ बाप हमारी चल के बाज़ार जाते थे। चलना एक एक्सरसाइज की तरह होता है। जो गांव में रहते थे वो अपनी नदी में जाते थे। तो चाहे हम माने या ना माने कुछ अमाउंट ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज हम करते थे और हमारी ज़िंदगी सनसेट या शाम को ख़त्म होती थी, हम घर में रेस्ट करते थे। आज के दौर पे किसी का टाइम स्थगित मतलब सीमित नहीं है। कोई यूएस से काम करता है, कोई अपने बॉस के टाइमिंग के हिसाब करता है, तो वहाँ पे 24 आवर जिम की बात आ गई है। तो दूसरा चीज़, आप अगर हमारी सोशल फैब्रिक देखेंगे, वी आर नाउ ऑल इन अ मोनोन्यूक्लियर फैमिली। हर आदमी अपनी ज़िंदगी जीता है, जिसमें आपको कहीं पे तो सोशलाइज करना है। आप अपने बॉस के साथ नहीं कर पाते तो एटलीस्ट जिम में जिम की जिममेट्स एंड जिम के इंस्ट्रक्टर के साथ आप सोशलाइज करते हैं। समय आपके हाथ में नहीं है, उसीलिए आप अपने 24 आवर्स के बीच में जाते हैं जिम। So gymming is now become a new norm for us because our social fabric has changed. Now कितना जिम किसको करना है, again comes back कि कितना आपकी मांसपेशी ये वेयर एंड टेयर टॉलरेट कर पाता है एंड कितना करने के लिए आपकी वो टोन की ज़रूरत है। दैट इज़ वेयर कितना मैं जिमिंग करूँ की बात आती है। इफ़ दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन अबाउट हाउ मच जिम एंड व्हाई शुड वन गो टू द जिम। या करेक्ट। एंड इस एक्सरसाइज के साथ अगर कभी भी आप देखेंगे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं बॉडी को अच्छा लगता है। लेमैन भाषा में हम जो बोलते हैं अच्छा लगता है, इज़ बिकॉज हमारी थोड़ी पसीना निकलती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ता है, बॉडी की जो एंडोर्फिन्स एंड सेरोटोनिन्स है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, वो चीज़ें बढ़ता है। और उस क्षण के लिए आप अपनी मेंटल की जो तनाव या लोनलीनेस या दुख होता है वो आप कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो उसी चीज़ को आदमी लगता है कि ठीक है मैं जिमिंग करता हूँ तो मैं हैप्पी हूँ, मेरी बॉडी अच्छी रहती है, मेरी एक्सरसाइज होती है। सो दैट बिकम्स अ न्यू नेचुरल फॉर द पर्सन। यू नो कहा जाता है डॉक्टर कि स्पाइन हेल्थ के लिए पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और कहा जाता है कि जो डिस्क्स होते हैं बीच में फ्री स्पेसेस उसमें भी पानी भरा होता है स्पाइन के लिए। तो इज़ इट ट्रू? और अगर इफ़ इट्स ट्रू देन कितना पानी हमारे स्पाइन के लिए ज़रूरी है? सी, अगर हम पूरी बॉडी या ये विश्व ब्रह्मांड को देखें तो 70% ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो वाटर। सेम वाइज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट हमारी बॉडी की अंश पानी में से है। तो डिस्क का जो हाइड्रेशन होता है या रीहाइड्रेशन होता है वो पानी की वजह से होता है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं तो स्वाभाविक है कि आपके डिस्क भी डिहाइड्रेटेड होंगे। तो इसीलिए अगर आप कभी भी नोटिस करें, सुबह आप करीबन 3/4 ऑफ एन इंच टॉलर होते हैं। ओके। सो जो ये डिस्क होता है, जब हम लेटते हैं वो हम एंटी ग्रेविटी नहीं होते हैं, तो इसीलिए डिस्क हाइड्रेट होता है और सुबह आपकी डिस्क की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, आप थोड़ी लंबे
होते हैं सुबह बिकॉज ऑफ द डिस्क हाइड्रेशन। नाउ मान लीजिए कि हमारी डिस्क जो हाइड्रेटेड है वो एक बॉल बेरिंग की तरह काम करता है, जिसमें हमारी कमर आगे पीछे लचक लेती है। जितनी बेरिंग में ग्रीस होगी उतनी बढ़िया से वो लचक लेगी। जैसे जैसे बेरिंग डिहाइड्रेट होती जाएगी, डिस्क डिहाइड्रेट होती जाएगी, डिस्क की लचक भी घटती जाएगी, सो वेयर एंड टेयर भी बढ़ेगी। सो कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ आपकी कि कितना पानी हमें पीना चाहिए। नॉर्मली अगर आपकी कोई डायबिटीज़ या किडनी डिजीजेस नहीं है, एंड समर्स में हम लोगों को करीबन 1900 से 2400 पानी पीना चाहिए, जिसमें टी, कॉफ़ी, दाल, लिक्विड्स ऑल्सो आर इन्वॉल्व इन। अच्छा, सब इन्वॉल्व है जी। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो आउटडोर लोग हैं, बाहर काम करते हैं, जिसमें स्वेट ज़्यादा होती है, उन लोग में आप एक्स्ट्रा 40 मिलीलीटर पर आवर ऐड कर सकते हैं। जिन लोग एसी में रहते हैं उन लोग का भी फ्लूइड लॉस होता है। ओके 60 ml ऑफ वाटर दे शुड हैव पर आवर। सो इसीलिए आप नोटिस सबसे ज़्यादा। हाँ जी, क्योंकि हम वही सांस हमारी बदन को तापमान को कम रखता है। अगर आप गर्मी में हैं, तापमान मेंटेन करने के लिए हमको ज़्यादा सांस लेना होता है, बॉडी लूजेस वाटर। आप अगर ठंड में रहते हैं, बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, दैट्स व्हाई यू लूज योर हाइड्रेशन। सो दैट इज़ हाउ द बॉडी वाटर बैलेंस होती है। ये बहुत लोगों का सर मिथ होता है कि हम तो एसी में, हमें तो ठंड में आराम से, हमें तो प्यास लगती ही नहीं है। हाँ, बट द बॉडी लूजेस वाटर फ्रॉम द स्किन। इसीलिए आप जब लॉन्ग फ्लाइट्स के बाद आते हैं आपको डिहाइड्रेशन होती है, और डिहाइड्रेशन की एक हिस्सा होती है जो आपको जेट लैग, लोग कहते हैं मेरे को जेट लैग हुआ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। करेक्ट। ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं या फिर अल्कोहल हैं, ये हमारे स्पाइन को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? सी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ये जो अफेक्ट करते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम मान के चलेंगे, जिसमें बबल या फिज निकलती है। करेक्ट। दैट इज H2। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं जो खराब बॉडी को माना जाता है, जो कार्टिलेज को डैमेज करते हैं, इज़ वेरी हाई इन दिस एरिएटेड ड्रिंक्स। नंबर 2, बॉडी की जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है, जिसको हम एंड में जाके बोलते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया हो गया, हड्डी की कमजोरी, इज़ बिकॉज मोर ऑफ दिस एरिएटेड ड्रिंक्स। ओके। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल लेते हैं, हर बॉडी की नॉर्मल लिवर की जो डिटॉक्सिफिकेशन की क्षमता होती है वो 90 मिलीलीटर 24 घंटे की है। तो अगर हम 24 घंटे में 90 से ज़्यादा पीते हैं, जिस भी वजह से हो, खुशी हो या गम हो, अगर वी आर ड्रिंकिंग मोर देन 90, वी आर प्रेशराइजिंग आवर लिवर, विसाविस वी आर ऑल्सो टॉर्चरिंग आवर बॉडी, विच लीड्स टू hormonal and chemical changes, liver damages, dehydration leading to spinal. So somewhere down the line, whatever was not naturally available to the human beings or for our food is what is not natural for the spine. बहुत लोग, जैसे हम बात कर ही चुके हैं सर पहले कि स्पेशली अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स या 20s और 40s के बीच की बात करें तो आजकल नेक पेन ना बड़ा कॉमन हो चुका है, यहाँ पे दर्द होना, नेक पेन होना। सो इज मोबाइल फोन इज द मेन कल्प्रेट फॉर दिस? वन ऑफ द मेन रीजंस, बिकॉज आप अगर देखेंगे अभी हमारी ज़िंदगी हमारी स्क्रीन टाइम के ऊपर आ गया है। कुछ भी करें, चाहे हम खाना ऑर्डर करें या मैं समय में पहुंच रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, लाइव ट्रैकिंग से लेके एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन अ हैंड हेल्ड डिवाइस। एंड टू सी दैट हैंड हेल्ड डिवाइस, द मोस्ट कन्वीनियंट वे इज यू लुक डाउन, आप अपनी गर्दन को नीचे करके देखते हैं, विच बिकम्स अ पोस्चर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो यस, मोबाइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आजकल जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हमने एक न्यूक्लियर फैमिली बन गए हैं। करेक्ट। मेरा बच्चा ट्यूशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है टाइम पे, सही में घर आ रहा है, हम उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन दे देते हैं ताकि हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो हमारी ट्रैकिंग के बावजूद भी वो अपना मोबाइल फ़ोन गेम्स के लिए यूज़ करता है, अपना फ्रेंड्स के साथ चैट करने के लिए यूज़ करता है, जिसके वजह से उसकी गर्दन सामने झुके रहते हैं। सो अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑफ हमारी नेक की इस्तेमाल या मिसयूज़ हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल डेज, विच amplifies and becomes more when we come on to the stage of our so yes, mobile phone contributes, ये cervical pain और cervical spondylitis को बहुत हद तक contribute करता है। डॉक्टर, एक और चीज़ जो ट्रेंड आजकल लोगों का बड़ा है ना, कि वो जब अपने
आराम से लेटते हैं वो अपने सर के पीछे 2-3 तकिए लगाकर या अपने आप को एलिवेट करके ऐसे या तो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या घंटों टीवी देखते हैं, तो उससे हमारी सर्वाइकल स्पाइन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है, आप उसके बारे में बताइए। देखिए, नॉर्मल स्पाइन उम्र के साथ धीरे धीरे सामने की तरफ टेढ़ा होते जाता है या ग्रेविटी की तरफ झुकते जाता है। ये नॉर्मल स्पाइन का टेंडेंसी है, दैट इज़ द बायोमैकेनिक्स ऑफ अ एजिंग स्पाइन। लेकिन जब हम टीवी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हैं या कमर से थोड़ी बहुत उठने की कोशिश करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम अपनी सर के नीचे तकिया देखिए हमारी पोस्चर को एक एबनॉर्मल पोस्चर में लाते हैं। इस एबनॉर्मल पोर्शन के वजह से इनिशियली गर्दन में थकान होती है। गर्दन की थकान के साथ मसल स्पैज़म के वजह से कुछ गर्दन में पेन होता है। एंड जैसे आपको पता है कि हमारी पीछे एक ट्रेपीजॉइड मसल होता है, जो ट्रेपीजॉइड की तो हमारी कंधे से लेके कमर की बीच तक आती है और गर्दन से। सो ये मसल के ऊपर ये पूरी पोस्चर हमारी निर्भर करता है, जिसके वजह से पीछे गर्दन और कंधों में कहीं पे भी दर्द टेम्पररी हो सकती है या परमानेंटली ये बढ़ सकता है। एंड यस, abnormal posture while lying with 2 pillows on the bed is not what is healthy for the spine. एंड इसी के साथ में इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के आर्म्स में या लेग्स में ना सर टिंगलिंग या नमनेस की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इज़ इट डेंजरस, या अगर ये बहुत समय तक चलती रहें तो कब इसको हम सीरियस मानें और कब इसको हम अगर कुछ टाइम तक हो रही है तो नज़रअंदाज कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो स्पाइन है रीढ़ की हड्डी के साथ डिस्क होते हैं। डिस्क और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो कैनाल होता है, स्नायु, जहां हमारी ब्रेन से नीचे कमर तक नर्व्स आते हैं, इस नर्व का 2 काम होता है। एक सेंसरी काम होता है जिसमें हमारी तापमान, टच, ये सब चीज़ों होती हैं। उसी नस भी हमारी मोटर काम करता है जो हमारे हाथ पांव को चलाता है या हमारे को ताकत, मजबूती देता है। अगर नस पे दबाव है, ये दोनों चीज़ों में बदलाव आएगी। ये बदलाव अगर चेंज ऑफ पोस्चर से बेहतर हो जाता है, उसको आप कुछ समय के लिए नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो जब भी हमारी नस दबाव में आती है तो ये झंझनाहट, सुनपन, जैसे पानी की पाइप की तरह अगर कहीं पे भी चोक या बाधा आता है तो पानी की धार नीचे कम हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो नीचे की क्यारी सूखती जाती है। उसी तरह से नस की दबाव के वजह से हाथ में झंझनाहट, मतलब हाथ की नसों की एंड तक पहुंचने की ब्लड सप्लाई और उसकी पावर या सेंसेशन घट रही है। अगर झंझनाहट परमानेंट बनता है, झंझनाहट के साथ सुनपन बनती है, मुट्ठी में या टांगों में आपको कमज़ोरी महसूस होती है, विच मीन्स ये नस की खराब होने की या प्रेशर की बदलाव के लक्षण है, जिसकी आपको एक बार ओपिनियन या जांच कराना ज़रूरी होती है। करेक्ट। एंड डॉक्टर, ये जब टर्म जो मैं लेने वाला हूँ स्लिप डिस्क, ये बहुत लोगों में देखने को मिलता है और इस वर्ड को सुन के ना काफ़ी लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये क्यों होता है और क्या इसमें हमेशा सर्जरी ही करवानी पड़ती है या इसको हम अपने कुछ एक्सरसाइजेस से या मेडिकेशन से या फिजियो के हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं? इस प्रश्न आपने मेरे को बड़ा दुविधा में डाला, क्योंकि मैं बाय डेफिनेशन स्पाइन सर्जन हूँ जी। लेकिन मैं इसकी मिथ्स एंड रियलिटी को एक बार दर्शाना चाहूँगा कि जो नॉर्मल भाषा में जैसे हम बोलते हैं या एक बुज़ुर्ग बच्चे को समझाता है तो वो उसको उसी भाषा में समझाता है जो उसको समझ में आती है। तो मेडिकल टर्म ना यूज़ करके डिस्क में अगर कोई दिक्कत है जिसके वजह से आदमी को दिक्कत होती है, उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। नाउ, जब तक एमआरआई नहीं थी हमारे पास, हम डिस्क नहीं देख पाते थे तो उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर पाते थे। अभी एमआरआई के एडवेंट के या एडवर्टाइजमेंट या एडवांसमेंट के साथ हम अभी डिस्क को देख पाते हैं। करेक्ट सर। तो जो डिस्क अपने नॉर्मल जगह में है उसको नॉर्मल डिस्क हम कहते हैं। जो अपने जगह से हट गया है, स्लिप हो गया है, आगे आगे, उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पूछा किस डिस्क को हम कितनी अहमियत दें।
हर एमआरआई में कुछ डिस्क की बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि डिस्क एंटी ग्रेविटी काम करता है, उसमें वेयर एंड टेयर होता है। जिस तरह से कोई भी गाड़ी चलेगी तो उसकी चक्के में या पहिए में बदलाव आएगी, तो डिस्क में भी बदलाव आएगी। जो डिस्क जंक्शनल डिस्क होते हैं, जैसे हमारी नीचे कमर के डिस्क जहाँ पे L4, L5, L5S1 होता है, वो हमारी नीचे की सबसे ज़्यादा काम करता है। ऊपर गर्दन की C5, 6, C6, 7 डिस्क ज़्यादा काम करता है। तो स्वाभाविक है कि इन डिस्क में ज़्यादा बदलाव आएगी। कोई भी चीज़ जैसे दबता है तो आगे की तरफ बल जाता है, तो इसको नॉर्मली भाषा में डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क कहते हैं। लेकिन उस डिस्क के साथ जो नस जुड़े हुए हैं, उसमें अगर झंझनाहट, सुनपन, कमज़ोरी होती है, जिसके वजह से आपके नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में बदलाव आता है, आप अपनी निजी काम नहीं कर पाते हैं, या ये दिक्कत आपका हर दिन बढ़ता है और ये दिक्कत आपका 8 से 12 हफ्ते तक आपको परेशान करती है गोली दवाई लेने के बावजूद, ये नॉर्मल डिस्क या नॉर्मल स्लिप डिस्क नहीं है। नाउ आपकी बात आई कि क्या ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से बेहतर हो सकता है। 90% ऑफ डिस्क रिलेटेड पेन, आई विल नॉट टेल इट 90, लेट मी टेक इट एज 75% ऑफ बैक पेन, नेक पेन जो मसल फटीग से होती है, जो पोस्चर के वजह से होती है, या मेडिकल डेफिशिएंसी या बीमारी या कमज़ोरी की वजह से होती है, ये सब नॉन स्पाइन रिलेटेड कॉजेज़ हैं जो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, व्यायाम, एक्सरसाइज, मालिश, ये सबसे बेहतर हो जाती है। लेकिन जहाँ पे नस इन्वॉल्व है, जहाँ पे नस की कमज़ोरी की वजह से आपकी फंक्शनिंग में बदलाव आती है, उसके लिए सर्जरी की ओपिनियन लेना ज़रूरी है। डॉक्टर, आप एक स्पाइन सर्जन हैं, लेकिन बहुत लोगों में ये मान्यता है कि स्पाइन की सर्जरी जो होती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और बाकी सर्जरियों के मुकाबले दिस इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ रिस्क्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि इज़ दिस रियली द फैक्ट, या ये एक मिथ है जो बहुत टाइम से हमारे सोसाइटी में चली आ रही है? आप अगर आपके प्रश्न को एक लाइन में बताएं कि ये स्पाइन सर्जरी, इज़ इट सेफ, इज़ दैट द क्वेश्चन? यू कैन से दैट। ओके, नाउ कभी भी आज के डेट में देखेंगे आपकी नॉर्मल, जब आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं, आप बोलते हैं ये कैसे चला रहा है ये मोटरसाइकिल, जहाँ से भी देखो घुस जाते हैं। क्यों? इंडिया में मोटरसाइकिल चलाने की कोई लर्निंग स्कूल नहीं है। आदमी पहले साइकिल चलाता था, फिर स्कूटी पे आ गया, अपने आप पैसा बना, उम्र बढ़ गई, मोटरसाइकिल खरीद लिया, तो उसकी जो चलाने की तरीका है वो साइकिल वाले की तरह है। लेकिन 4 व्हीलर में आज के डेट में देयर इज़ अ लर्निंग स्कूल। आप अपने बड़े भाई या अपने पिताजी आपको ड्राइविंग सिखाते हैं और सही तरीके से सिखाते हैं, तो जब आप मैच्योर करके अपने गाड़ी लेके चलाते हैं, अब उसी तरह से चलाते हैं। स्पाइन सर्जरी की इवोल्यूशन या स्पाइन की इवोल्यूशन भी ठीक उसी तरह से बनी है। 20 साल पहले स्पाइन की सब्जेक्ट नहीं होती थी, लोग अपने अंदाज से, अपनी तरीके से ठीक गलत करते थे, जिसमें गलत ज़्यादा होता था या ठीक ज़्यादा होता था। डिजिटल मीडिया इतने नहीं थी, वर्ड ऑफ माउथ में ये फैलती थी। आप सोसाइटी की रिएक्शन अगर देखेंगे, अच्छा चीज़ पहले नहीं फैलता है, बुरी चीज़ पहले फैलता है। तो उसी तरह से जब स्पाइन की रेगुलराइज जो पढ़ने की प्रोटोकॉल या सीखने की प्रोटोकॉल या प्रणाली नहीं थी, डिग्रीज नहीं थी, मिस्टेक्स होते थे जो पहले ज़्यादा दर्शाए जाते थे। आज के डेट में एक आई विल से लेवलाइज्ड एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके थ्रू लोग सीख के, पढ़ के, ट्रेनिंग लेके एक मुकाम पे आते हैं जहाँ पे स्पाइन की सर्जरी सेफली होती थी। इसके साथ साथ लोगों का समझना भी बेटर हो गया, तो हम जब सर्जरी बोलते हैं वो इंडिकेशंस भी समझते हैं कि क्या इसके लिए ये करना ज़रूरी है। तो जब तक आप ट्रेंड होके आते हैं और आप सही इंडिकेशंस में अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से वही चीज़ करते हैं, आउटकम सेफ होता है एंड बेटर होता है। अब इसी से डॉक्टर मेरे 2 सब क्वेश्चंस जो मेरे जहन में आए, एक तो ये कि जैसा आपने कहा कि अगर उसकी टेंडेंसी साइकिल चलाने वाली है और उसको अगर आपने मोटरसाइकिल या कार दे दी, सो इफ़ समवन वांट्स टू कंसल्ट अ गुड स्पाइन सर्जन, तो क्या कोई ऐसे
पॉइंट्स हैं जो एक पेशेंट को ध्यान में रखने चाहिए टू चूज़ अ राइट स्पाइन सर्जन? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि व्यूअर्स को पता होनी चाहिए? देखिए, एक मीटिंग में तो आप नहीं समझ सकते हैं कि ये गुड स्पाइन सर्जन है या बैड स्पाइन सर्जन है। बहुत सारे आंकड़े होते हैं जो सही भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जिसके साथ बैठते हैं 5 मिनट में या 10 मिनट में आपको कॉन्फिडेंट लगता है कि इनके बातों में मेरे को आई फील एश्योर्ड दैट ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं और ये जो चीज़ बता रहे हैं और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जिसको हम लोग कभी कभी इंग्लिश में बोलते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग, या तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल उनके साथ, गट फीलिंग है, प्लस आज के डेट में बिकॉज ऑफ मोबाइल एंड ऑल आप भी जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या हद तक इसकी खामियां है या खूबियां हैं, उस हिसाब से यू कैन चूज़ योर ओन सर्जन। एंड आज के डेट में अच्छे जगह में वो आदमी काम करता है क्योंकि उस मुकाम को पहुंचने के लिए ही इज़ क्वालिफाइड, ही हैज़ द एक्सपीरियंस एंड ही हैज़ द पेशेंट डाटा बैक। ऑलराइट डॉक्टर, आप तो इतने सारे हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, यू हैव डन सो मेनी सर्जरी, सक्सेसफुल सर्जरीज। इंडिया में आपने मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, जो आपके पेशेंट्स आपके ओपीडी में आते हैं, वो क्या हैं और किस तरह की सर्जरी स्पाइन की जो होती हैं सबसे कॉमन आपको देखने को मिलती हैं सर इंडिया में? सबसे कॉमन स्पाइन की सर्जरीज अगर हम देखा जाए तो या तो वो ट्यूबरक्लोसिस होती है आज के डेट में या ट्रॉमा होती है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही ऐसी है। अगर 1% भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हम मान के चले 150 बिलियन पीपल में, तो 1% ऑल्सो, इवन 0.301% ऑफ दिस 150 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। द स्पाइन सेंटर टू द अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से इट मेक्स अ ह्यूज नंबर। एंड आज के डेट में भी वेस्टर्न वर्ल्ड के अलावा हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे कंट्री में टीबी ऑल्सो इज़ अ वेरी मेजर इश्यू। सो टीबी एंड ट्रॉमा ये दोनों कॉमन स्पाइन कंडीशंस हैं जिसके वजह से पेशेंट्स आते हैं। एंड जैसे हम लोग के पिछले कुछ समय में बैक पेन, पोस्चर, काम को लेके लो बैक पेन, स्लिप डिस्क भी एक बड़ी समस्या आज के डेट में बन गई है, जिसके वजह से सर्जरी इज़ एन ऑप्शन जो होती है। जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे वो कौन से गोल्डन टिप्स हैं, भले वो 3 हो 5 हो, जो आप हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें ताकि वो अगर उनकी स्पाइन हेल्थ को वो अच्छा रख सकें, या अगर कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी गई है जिसमें कि सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत ना हो, तो ऐसे कौन से वो गोल्डन टिप्स होंगे? एक तो ये है कि हमारी जो छोटी छोटी वार्निंग सिग्नल्स हमारे बॉडी को देते हैं, उसको हम अगर हम ना अंदाज करके उसको टिप्पणी मान के उसकी देखभाल करें। अगर हम एक रूटीनली अपनी वज़न के हिसाब से, अपनी काम के हिसाब से, अपनी कमर की या हमारी सर्वाइकल की या हमारी स्पाइन की एक्सरसाइज करें, री एनर्जाइज करें, ब्रेक्स लें एंड अच्छा पौष्टिक खाना खाएं। कोई चीज़ हम अगर एक्सेसिवली ना करते हैं नॉर्मल रूटीन में, दैट इज़ व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द स्पाइन। एंड टू अंडरस्टैंड दैट ये जो चीज़ हो रही है, अगर आप देखते हैं कि मैं ज़्यादा बैठता हूँ जिस दिन, उस दिन मेरे को ये दिक्कत होती है, या जिस दिन मेरा ज़्यादा परिश्रम हो गया उसके अगले दिन मेरी कमर मेरा साथ नहीं देता है, तो वो चीज़ को आपका एग्रेवेटिंग फैक्टर्स के हिसाब से समझ के उसको कम करने की ज़रूरत है। उस हिसाब से आपके टाइम, डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द काम को छोटे इंस्टॉलमेंट में करने की ज़रूरत है। जिस चीज़ों से कमर को दिक्कत नहीं होती वो सब चीज़ों में कोई प्रावधान नहीं है। ओके डॉक्टर, एक और बहुत कॉमन जो टर्म आजकल सुनने को मिलता है, स्पेशली यंगस्टर्स जो बहुत सारा मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ टेक नेक सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम क्या है और क्या इसको हम दवाइयों से या सिर्फ एडजस्टमेंट से ठीक कर सकते हैं? देखिए, जो दो चीज़ आपने, दो लफ्ज़ की इस्तेमाल किया, टेक, जो टेकीज़ या जो ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स है, टेक्नोक्रेट्स हैं, या जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं आज के डेट में, या तो वो लैपटॉप या हैंडहेल्ड टैबलेट्स या आईफोन या हैंडहेल्ड फ़ोन से काम करते हैं। तो ये जो टेक नेक है कि ये जैसे हमारे कमर की दर्द कुछ लोगों की या कुछ पॉपुलेशन में ज़्यादा देखी जाती है, ये सर्वाइकल पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो ये टेक नेक
टेकीज़ के साथ ज़्यादा या आईटी प्रोफेशनल के साथ ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इनका जो पोस्चर होता है वो गर्दन सामने झुकी हुई पोस्चर होती है। तो ये एक टर्म बन गई है टू डिफाइन क्यों हो रही है और किन लोगों में हो रही है। तो जिन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है वो ये टेकीज़ हैं जो आईटी प्रोफेशनल हैं, एंड इट अफेक्ट्स द नेक मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द पोस्चर और द गैजेट्स दे यूज, दैट्स व्हाई इट हैज़ बिकम अ टेक नेक सिंड्रोम। सो लाइक हम पहले भी आपसे बात किए थे कि पहले चीज़ है कि जिस वजह से हो रही है, जो एग्रावेटिंग फैक्टर है, जब तक हम उसको नलीफाई नहीं करते हैं, तो जब तक हम ये पोस्चर की बदलाव नहीं करते हैं या हम अपनी समझ में नहीं लेते हैं कि इसके वजह से मेरी ये दिक्कत हो रही है, इसकी संशोधन सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होती है। तो पहले समझ के वजह से अगर आप बदलाव ला सकते हैं, अगर नहीं है तो इसमें फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस हेल्प करता है, जिसमें आपको एक दूसरा आदमी समझाता है कि इसी वजह से आपकी ये दिक्कत बढ़ रही है या आपकी गर्दन की कमज़ोरी की वजह से आपकी दिक्कत बढ़ रही है। लेकिन ये चीज़ अगर रिपीटेडली होता जाए, जिसमें झंझनाहट सुनपन शुरू हो जाती है, मतलब ये सिर्फ नॉन इंटरवेंशनल थेरेपी से आगे चली गई है। और डॉक्टर ऑनलाइन, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट ऑनलाइन बहुत सारे ना पोस्चर करेक्शन बेल्ट्स आ गई हैं या पोस्चर करेक्शन के वो पट्टे आ चुके हैं। बट माय क्वेश्चन इज़ कि जहाँ पे कहा जाता है कि अगर यहाँ की मसल्स स्टिफ हैं और अगर आपने उसके ऊपर और बेल्ट लगा दी, सो द मसल विल बिकम इवन मोर स्टिफर। तो क्या ये बेल्ट जो होती हैं आधे बेनिफिशियल या ये और हार्म करती हैं? ये पोस्चर देखिए, जब तक आप नहीं समझते हैं कि धूम्रपान मेरे लिए हानिकार है, हम जितने भी उसको छुड़ाने की यंत्र यूज़ करें या टेक्नोलॉजी यूज़ करें या च्युइंगम्स यूज़ करें या निकोरेट टैबलेट्स यूज़ करें, इट नॉट हेल्प। सो एज लॉन्ग एज हम नहीं समझते कि इस पोस्चर में मेरे को बदलाव लानी है, इफ़ेक्टिवली एंड रेगुलरली करनी है, आप बेल्ट पहने या ना पहने आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या दूसरी चीज़ है, जब भी हम बेल्ट पहनते एक सहारे की तरह बन जाता है वो। जब तक बच्चे की पहिए की बैलेंसिंग व्हील्स आप नहीं निकालेंगे, वो बैलेंस करके साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। तो उसी तरह से जब तक आप बेल्ट की इस्तेमाल करते हैं, सहारा के इस्तेमाल से आपको आराम मिलता है, मांसपेशी अपना काम करना कम कर देते हैं। तो जब तक आप उस मांसपेशी की ताकत नहीं बढ़ाते हैं एंड एग्रेवेटिंग फैक्टर्स को कम नहीं करते हैं, सिर्फ बेल्ट विल नॉट हेल्प, रादर इट इज़ डेट्रीमेंटल। All right, okay, okay. Any common myths which you want to debunk in our podcast, जो आपने शायद अपने पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स जो आपके पास में आते हैं उनके साथ में उनसे सुनी हो, so that would be great. एक तो ये है कि हर स्पाइन की दर्द या कमर की दर्द फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाता है, या हर स्पाइन की दर्द या कमर के दर्द के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ये दो बड़े चीज़ें हैं। हमारी जो जात है वो सर्जरी बताती है, जो नॉन सर्जिकल है वो नॉन सर्जिकल चीज़ें के ऊपर। बट द क्वेश्चन इज़ दैट हर कमर की दर्द या दिक्कत अगर 12 हफ्ते से ज़्यादा दिक्कत दे रही है, मतलब इट इज़ नॉट एट द लेवल ऑफ द मसल्स ओनली, इससे कुछ ज़्यादा अफेक्टेड है। अगर कोई भी दिक्कत आपकी निजी ज़िंदगी में दिक्कत देता है, जिसके वजह से सुबह उठ के जब अपने काम करने निकलते हैं आप अपने नॉर्मल रूटीन नहीं कर पाते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन या उसको इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। Okay. Now, myth also is there that spine surgery is unsafe. Indicated spine surgery is always safe. जो ज़रूरत है, तो इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि एक रिस्क बेनिफिट रेशियो, जैसे कोई भी बिजनेसमैन पैसा लगाने के पहले देखता है कि इसमें मेरे को मुनाफा है या नहीं है। तो सर्जरी भी अगर आप सर्जरी में आप बता सकते हैं या जोड़ सकते हैं कि जितनी भी इसमें रिस्क है, मरीज़ को उससे बेहतर मुनाफा मिलेगा, वो सर्जरी इंडिकेटेड है। तो उस हिसाब से अगर हम चलेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिसिन हो या सर्जरी हो, रिस्क रेशियो बेनिफिट अगर हम इसको तोल के अंदाज़न देखें, तो दैट इज़ ऑलवेज द आउटकम विल बी बेटर फॉर द पेशेंट हु इज़ द पर्सन इन कंटेक्ट जिसकी हम बात करते हैं। ओके, स्पाइन सर्जरीज़ में जो एडवांसमेंट्स हुई हैं, तो उसके बारे में आई वुड लाइक टू नो कि अब ऐसे कौन से एडवांसमेंट्स हो चुके हैं जिनकी वजह से स्पाइन सर्जरी और बेहतर बन चुकी है या एक्यूरेट बन चुकी है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए।
नंबर वन जो एडवांसमेंट ऑफ स्पाइन सर्जरी हुआ है वो है लर्निंग एंड ट्रेनिंग। जो पुराने टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं तो उनका स्किल्स बेटर होता है। ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में व्हाट टू कट, व्हाट नॉट टू कट, हाउ मच टू कट, ये टीचर सिखाता है। उसको सप्लीमेंट करने के लिए आज के डेट में नेविगेशन आई है जो हमको 3 डायमेंशनल, जब हम कोई पुराने टाइम पे ऑपरेशन करते थे हम एक सियाम की इस्तेमाल करते थे जो हमको एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल इमेजेस दिखाता था। बट स्पाइन इज़ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की 3rd डायमेंशन एक्सपीरियंस एंड अंदाज में था जिसमें एरर्स होती थी। आज के डेट में क्योंकि हमारे पास नेविगेशन है, नेविगेशन हमको रियल टाइम 3 डायमेंशनल काम बताता है जिसके वजह से ये सेफ हो गया है। जैसे आज के डेट में आपके गाड़ी में ADAS लगा है, उसी तरह से नर्व मॉनिटरिंग की न्यूरल इंटर ऑपरेटिव मॉनिटरिंग सिस्टम आता है जो आपको बताता रहता है हर सेकंड कि आपकी नसें सेफ लिमिट में काम कर रहे हैं, जिसको न्यूरल मॉनिटरिंग कहते हैं। ये दोनों नया चीज़ है। जो सबसे नया चीज़ अभी आया हुआ है वो है रोबोटिक्स। अच्छा, रोबोटिक्स भी आपको हेल्प करता है, फाइनली आप ही काम करते हैं, लेकिन आपको वो मदद करता है। बाकी जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, डायरेक्शन दिखाना, प्रिसिशन देना, ह्यूमन एरर जब हम बोलते हैं, रोबोट्स के वजह से ये लेस देन 1 मिलीमीटर में ले आया है। तो precision has increased, so outcome has become better. So the 3 main important advancement that we have in terms of spine surgery, other than training and learning, is navigation, O-arm, navigated O-arm, and the robotics in spine surgery. ओके, इट्स वेरी गुड टू हियर कि जो हमारी अब रोबोटिक सर्जरी है या फिर हमारी स्पाइन सर्जरी में जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई हैं उसकी वजह से अब स्पाइन सर्जरी जो है वो एक हवा नहीं बना है एंड नाउ इट हैज़ बिकम रियलिटी एंड ऑल थैंक्स टू डॉक्टर्स लाइक यू, सर्जन्स जो कि इसको बखूबी निभाते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं। योर लास्ट मैसेज, फाइनल वर्ड टू ऑल द व्यूवर्स जो इसको देख रहे हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको हमें, इट्स अ बिग नो, रेड फ्लैग हैं हमारी स्पाइन हेल्थ पे बुरा प्रभाव डालने के लिए, जो भले वो हाउस होल्ड्स हों, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, इट्स अ बिग नो नो फॉर द स्पाइन? एक्चुअली एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि what is correct for you may not be correct for the other person. Okay. It all changes. But yes, weight and exertion, ये दोनों चीज़ की मिश्रण बहुत डेंजरस होती है। अगर हमारी वेट हमारी स्पाइन नहीं ले पाता या हमारी काम हमारी स्पाइन नहीं ले पाता तो वो फेल कर जाती है। तो नॉर्मल अगर इसको एक ब्लैंकेट सेंटेंस बताया जाए तो वेट एंड एक्सर्शन इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे लिए कितना ठीक है या मैं कितना संभाल के काम कर सकता हूँ। दिस इज़ दी वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू शुड टेक केयर ऑफ। ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे साथ अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड क्लियरिंग ऑल द डाउट्स एंड मिथ्स विच वी हैड। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू, इट्स बीन माय प्लेजर टू, आपके माध्यम से भी हम बहुत सारे लोगों को दर्शाया, मतलब मैसेज दे पाए। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। सो गाइज, इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ओनली माई हेल्थ। और अब आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। मैं आपको मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।